दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चंस केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए और हर उस एग्जाम के लिए जिसमें जीके और जीएस आपके सिलेबस का हिस्सा है, उन सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन और आंसर को ही डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल्स को, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हों, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27। अगर आपने अभी तक जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का पहला प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। जनघनत्व मतलब डेंसिटी, हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। और आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, बिजनौर, प्रयागराज या फिर लखनऊ। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक डेंसली पॉपुलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला गाजियाबाद है, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज। अन्य इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ दे रखी है, आप इनको पढ़ लीजिए। देखिए, जो है जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो एक बार आप जनगणना को देख लीजिए। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिखा है, आप इनको देख लीजिए। जैसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और सबसे ज्यादा साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी। सबसे कम साक्षर श्रावस्ती में है और सबसे कम महिला साक्षर आपको रामपुर में मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% है। ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हमने ये आंकड़े लिए हैं, क्योंकि 2021 के जो आंकड़े हैं अभी पब्लिश नहीं हुए हैं। ठीक है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है, इसका मतलब है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का होना। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर है 20.2%। तो ये जनगणना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप इनको याद रखिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी आप याद रखना। ठीक है, यानी जनगणना से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा जरूर। चलिए, और दूसरा प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत के प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। चलिए देखो, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का जो है पद प्रावधान किया गया है किसके लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए। केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का यह प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका मतलब भारत सरकार का यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रधानमंत्री। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो क्रम है किस नंबर का क्रम है, यानी वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी आपको बताना है किन पहाड़ियों पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज पर, मैकाले रेंज या फिर विंध्याचल रेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी सतपुड़ा रेंज में है धूपगढ़ चोटी। और सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वही धूपगढ़ है। ठीक है। देखिए, धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। देखिए, अब आप मैप में देखिए, ये होगी अरावली रेंज, ये होगी विंध्याचल रेंज और ये होगी सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये होगी सतपुड़ा रेंज। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में, ठीक है, सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में और सतपुड़ा रेंज के साउथ में दो नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो बहती हैं। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब होता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। और जो नदी भारत में पश्चिम की तरफ बहेगी तो वह अरब सागर में, यानी अरब सागर में जाकर गिरेगी। और ये नदियों के नाम है नर्मदा और ताप्ती, यानी जो सतपुड़ा रेंज है नर्मदा और ताप्ती के बीच में लाई करता है। ठीक है। और इसी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थल है ये।
ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थल है। ठीक, तो विंध्याचल के साउथ में है सतपुड़ा रेंज, इसको भी याद रखना। और सतपुड़ा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अब सुल्तान की बात आती है तो दिल्ली सल्तनत की बात चलती है। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान था जिसने अलाई दरवाजा इसका निर्माण करवाया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया दिल्ली के अंदर। देखिए ये है कुतुब मीनार और ये है अलाई दरवाजा। ठीक, अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के कुतुब मीनार के निकट करवाया। यह भारत और इस्लामी शैली का वास्तुकला का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको भी आप ध्यान रखना, भारत और इस्लामी शैली का वास्तुकला का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका निर्माण लाल पत्थरों और संगमरमर से किया गया है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण की तरफ से प्रवेश करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना, इधर कुतुब मीनार के पास में ही है अलाई दरवाजा बस। और भारत और इस्लामी शैली का जो वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। चलिए पांचवा प्रश्न है, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी समय? देखिए ये जो प्रश्न है ये है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इसको डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड में। इस प्रश्न का वैसे सही जवाब है समुद्र समीर बनते हैं दिन के समय में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी। देखो बेसिक जानकारी है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो इधर फर्स्ट फिगर में देखिए, आप पहले फिगर में देखोगे आप सूर्य उग रहा है और जब सूर्य उगेगा धूप सबसे ज्यादा लगेगी जमीन को। जमीन जिसको सबसे ज्यादा धूप लगेगी वो सबसे पहले गर्म होगी। जमीन गर्म होने से यहाँ का जो आसपास की एयर है क्या होगा, आसपास की एयर जो है वो होगी गर्म। और आपको पता होगा जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है ना, ऊपर की तरफ उठेगी। और जब हवा ऊपर की तरफ यहाँ से ऊपर उठेगी तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी खाली स्थान क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। और चूंकि समुद्र होता है धीरे धीरे गर्म, और अभी भी यहाँ पर दिन में क्या रहता है, हाई प्रेशर बेल्ट रहती है, यानी कि उच्च वायु दाब होता है यहाँ। और दिन में जमीन पर रहता है निम्न वायु दाब, यानी यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इसी वैक्यूम को यानी इसी खाली स्थान को भरने के लिए ये हवाएं जो भारी हवाएं हैं वो इधर चलेंगी, समझ गए ना। तो इसी को बोले हैं समुद्र समीर, इसी को हम समुद्र समीर बोलते हैं। इस तरह से दिन में जो हवाएं सागर से पृथ्वी की तरफ चलती है यानी जमीन की तरफ चलती हैं उनको समुद्र समीर बोलते हैं, यानी समुद्र से आने वाली हवाएं। और नीचे वाले फिगर में देखिए ये नाइट का सीन है। नाइट में क्या होता है, जो है समुद्र जो है सारा दिन गर्म रहा, गर्म होता रहा, धीरे धीरे गर्म हुआ और नाइट में भी धीरे धीरे वो ठंडा ही होगा। लेकिन जमीन क्या है, सूर्य अस्त होने के बाद जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और जब जो चीज ठंडी होगी वो भारी भी होती है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि अब यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, पृथ्वी पर यानी जमीन पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी और जबकि सागर में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। यानी यहाँ पर वैक्यूम बनेगा, यहाँ की हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर, और जब यहाँ की हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर तो यहाँ पर लो जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी खाली स्थान क्रिएट होगा यहाँ पर। और जब यहाँ खाली स्थान क्रिएट होगा तो जमीन की तरफ से ये जो भारी हवाएं हैं ये ऐसे बढ़ेंगी फिर इस खाली स्थान को भरने के लिए। यानी कि रात के समय जो है स्थल समीर चलता है, यानी रात के समय स्थल से हवाएं समुद्र की तरफ चलती हैं और दिन के समय समुद्र से जो है स्थल की तरफ चलेंगी। तो रात के समय कौन चलता है, स्थल समीर, और दिन के समय सागर समीर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए छठवां प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं? देखिए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्या? जी नहीं। कॉलोरीमीटर का? जी नहीं। अल्टीमीटर का भी नहीं। देखिए लक्स मीटर का यूज किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। और ये रही थोड़ी सी इसकी डिटेल, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ खास लिखा नहीं है, बस इतना है, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के द्वारा मापी जाती है। सातवां प्रश्न है, आपको बताना है, एक सेकेंड, आपको बताना है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर ये परीक्षण वाली मशीन है उसके द्वारा। आप बताइए ईईजी मशीन के द्वारा, ईईसी मशीन के द्वारा, ईएमजी के द्वारा या ईई या फिर ईकेजी के द्वारा? देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ईईजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ईईजी के द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है।
ईईजी होता है विद्युत मस्तिष्क लेख, जिसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी ईईजी। इसके द्वारा ब्रेन मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंस बार्गर द्वारा नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रॉनों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसी विद्युत मस्तिष्क लेख को ईईजी कहते हैं। ठीक है। और एक चीज हमने अभी देखी ऑप्शंस में, ईसीजी भी लिखा हुआ था। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये हृदय की गति को मापने के लिए, हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका पता करने के लिए कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए किया जाता है ईसीजी। और मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इसको याद रखना। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट के लिए होता है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? आपको बताना है देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा दी गई थी। देखिए आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए वर्ष 1938 में, आपको पता होगा 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बट 1939 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इतने महान व्यक्ति अगर अपनी हार को मानते हैं तो मेरा पद पर रहना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने अपना जो है कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया था 1939 में, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उसके बाद। देखिए सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारे प्रश्न का सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक चीज और याद रखिए कि इनको भारत का 1913 में सबसे पहले, यानी ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। किसके लिए? इनकी कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज। ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा कैबिनेट मिशन आता है वर्ष 1942-46। चलिए देखिए कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और इसकी अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ठीक, चलिए थोड़ी सी डिटेल है, जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में उन्होंने एक मिशन भारत भेजा था, और इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे तथा यह कार्य दिया गया इस मिशन को कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय सुझाने हैं, उसकी संभावनाओं को तलाशना है कि किस प्रकार से ब्रिटेन जो है भारत को भारतीयों के लिए सत्ता हस्तांतरण कर सके। ठीक है। और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसमें इसके अलावा 2 सदस्य भी थे, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि उस समय के भारत के सचिव थे, और ए बी अलेक्जेंडर, ये उस समय जो है ब्रिटिश नौसेना के जो है नौसेना प्रमुख थे उस समय के। ठीक है। तो ये 3 प्रमुख सदस्य, 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है राह तैयार करना था। ये उद्देश्य के साथ भारत आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित संबंधी संस्तुति करता है? यानी आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा निकाय है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अपनी संस्तुति देता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग यानी CACP। देखिए जो CACP है यानी कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है, एक सेकंड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक विभाग है, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1965 में, और यह वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के अंतर्गत 23 फसलों के लिए, हालांकि MSP 22 फसलों के लिए होती है, एक फसल हमने इसलिए लिखी है क्योंकि इसके लिए MSP नहीं FRP तैयार किया जाता है। ये भी MSP की तरह ही होता है, बट इसको ध्यान रखना FRP जो है गन्ने की फसल के लिए दिया जाता है, बाकी जो है रबी की फसल और खरीफ की फसल के लिए MSP निर्धारित किया जाता है।
एफआरपी गन्ने की फसल के लिए। एफआरपी का मतलब होता है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसको भी आप ध्यान रखना। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको भी ध्यान रखना। चलिए 11वां प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलें आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है। देखिए वाणिज्यिक फसलें वे होती हैं जिनका उद्देश्य है, यानी जिनको उत्पादन करने का उद्देश्य केवल धन कमाना होता है, वो होती हैं वाणिज्यिक फसलें। और आप ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो को यहीं पॉज करके, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ये हैं वाणिज्यिक फसलें इनमें से। ठीक है, अभी हमने आपको बताया वाणिज्यिक फसलें वे होती हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करके, यानी उत्पादन के बाद व्यापार करके धन अर्जित करना होता है, वाणिज्यिक फसलें कहलाती हैं। गन्ना, कपास, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग बेसिन परियोजना, खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए करंट से प्रश्न है और हमारे हर वीडियो में आपको या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे, यानी हम करंट अफेयर को भी साथ में कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं करंट कब तक का पूछ लेगा, यानी 1 साल तो मानिए 1 साल का करंट अफेयर वो पूछेगा ही। ठीक है, देखिए खड़ग नदी बेसिन परियोजना जो है असम की है, ओडिशा की है, पश्चिम बंगाल की या फिर गुजरात की। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खड़ग नदी बेसिन परियोजना उड़ीसा राज्य की है। हाल ही में उड़ीसा के राज्य जो है मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इस नदी घाटी परियोजना को, इस नदी जो है खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। और ये जो परियोजना है 3 जिलों को अपना लाभ पहुंचाएगी, और लागत इसकी जो है 3 जिलों में 20,000 लोग रहते हैं और उनको ये लाभ पहुंचाएगी खड़ग नदी बेसिन परियोजना। बस इतना याद रखना, खड़ग नदी बेसिन परियोजना जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और आपके जो ऑप्शंस हैं 12 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 25 जुलाई या फिर 4 अगस्त को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डे से संबंधित एक प्रश्न आएगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित एक प्रश्न आएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित 2 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न आएंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, इनको याद रखना। एक प्रश्न आएगा रैंक से संबंधित, इंडिया की रैंक क्या है, या किसी अन्य देश की रैंक पूछ लेगा जो टॉप है या फिर जो बॉटम पर है, यहां से भी एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को भी। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं इधर। देखिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व स्तर पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए वर्ष 1924 में पेरिस में की गई थी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना, और उसी स्थापना को दिवस के अवसर पर 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और शतरंज को माइंड गेम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग की कसरत अच्छी खासी हो जाती है। 14वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्रम क्या है। यानी आपको बताना है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, वह किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। और आपके ऑप्शंस हैं 49वें, 50वें, 52वें या 48वें। देखिए वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्रम है 50वां, यानी पद क्रम उनका 50वां है। और प्रेजेंट में जो मुख्य न्यायाधीश है वो है DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। और आप इनको देख सकते हो फोटो के अंदर। इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होता है 9 नवंबर 2022 को, और ये 50वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। इसको भी आप ध्यान रखिए। चलिए इस वीडियो का हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शंस हैं नलिल सिंघल, पारासर अग्रवाल, पुनीत सिंह या फिर महेंद्र गुप्ता। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी नलिल सिंघल जो है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। ठीक है, अब आप हमें एक चीज बताइए, भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, क्योंकि हमने महारत्न कंपनियां इधर लिख रखी हैं 13। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं भारत में, आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, और यह कंपनी भारत के नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1964 में। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है, और यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में अभी प्रेजेंट में 13 है। नवरत्न कितनी कंपनियां हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल थैंक यू वेरी मच।